पृथ्वी की भूपर्पटी में इनमें से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, बताइए। पृथ्वी की भूपर्पटी में इनमें से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, आयरन मतलब लोहा भी पाया जाता है, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। अगर बात आती है इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? आयरन। कितना है? 5%। सोडियम कितना है? 2.8%। कैल्शियम कितना है? 3.6%। तो ये सभी तत्व जो हैं वो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप सिलिकॉन मारोगे। सिलिकॉन नहीं है तो एल्युमिनियम लगाइएगा, आयरन लगाइएगा, कैल्शियम लगाइएगा, सोडियम लगाइएगा। सोडियम कितना है? 2.8% है। कैल्शियम कितना है? 3.6% है। आयरन कितना है? 5% है। एल्युमिनियम कितना है? 8.1% है। सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है, 27.7%। और सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, 46.8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत पूछेगा इसको, या तो घटते हुए क्रम में पूछ लेगा या फिर बढ़ते हुए क्रम में पूछ लेगा, सीधा सीधा तो नहीं पूछेगा। ऑक्सीजन को तो छोड़ेगा ही, इसमें से 4 उठाएगा कोई भी। ऑक्सीजन का सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी की भूपर्पटी को भू पटल या क्रस्ट भी कहते हैं। करेक्ट। यह सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। सिलिका एवं एल्युमिनियम से क्या निर्मित है? क्रस्ट। तो करेक्ट है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, अभी तो बताया। तो करेक्ट हो गया, ये भी यही हो गया फिर इनकरेक्ट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाली मध्यवर्ती परत को कोर कहते हैं। देखिए, सबसे ऊपर वाली जो परत है वो क्रस्ट है, और जो मध्यवर्ती परत है ना वो मेंटल है। क्या बोलते हैं उसको? मेंटल। और जो आंतरिक परत है ना, आंतरिक परत, उसको बोलते हैं कोर, ना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाली मध्यवर्ती परत। देखिए कोर जो है ना, कोर कोर जो है वो मध्यवर्ती परत नहीं है, इसलिए गलत हो गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाली आंतरिक परत को कोर कहते हैं, ना कि मेंटल। तो यहाँ पर डी गलत है। तो 3 स्टेज हो गई पृथ्वी की परत की। क्रस्ट हो गया सबसे ऊपर का, और मध्यवर्ती कौन सा हो गया? मेंटल। मध्यवर्ती मेंटल हो गया, और जो आंतरिक है वो कोर है। यहाँ मध्यवर्ती लिखकर गलत कर दिया है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बार फिर से सही नहीं है? मेंटल पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है, इसका निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है। तो मेंटल क्या है? पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है, करेक्ट है। और आंतरिक परत कौन सी है? वो कोर या क्रोड बोलते हैं उसको। मेंटल को सीमा भी कहते हैं, सही है क्या? मेंटल को सीमा भी कहते हैं, करेक्ट है। कोर पृथ्वी की आंतरिक परत है, हाँ करेक्ट है, अब सही है यहाँ पर। कोर का निर्माण तांबा एवं सीसा से हुआ है, इसे निफे भी कहते हैं। देखिए तीनों के अलग अलग नाम हैं। सामान्य नाम भूपर्पटी, मध्यवर्ती को मेंटल, और आंतरिक को कोर या फिर क्रोड। अब यहाँ कोर का एक नाम निफे भी है, और जो ऊपर वाली है उसका सीमा है, जो मध्यवर्ती है। जो ऊपर वाली है उसका सियाल है, जो मध्यवर्ती है उसका सीमा है। सियाल, सीमा और निफे। तो यहाँ गलत छांटना है ना हमको। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। कोर का जो निर्माण है ना, कोर का निर्माण जो आंतरिक परत है पृथ्वी की, वो निकेल और लोहे से हुआ है, तांबे और शीशे से नहीं हुआ। किससे हुआ है इसका निर्माण? उसका निर्माण हुआ है निकेल से और लोहे से, मतलब आयरन से। तो ये गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की कितनी गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है? देखिए पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर अगर आप नीचे जाओगे तो 1 डिग्री जो सेल्सियस का तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे मान लीजिए ये है सरफेस है, अब इसके ऊपर क्या है? खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर है, हवा चल रही है, ठंडा है। इसके नीचे क्या है? हल्का ठंडा। और नीचे चले जाओगे तो बीच में क्या मिलेगा? गर्म मिलेगा। नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, तभी तो नीचे क्या होता है? जो मलबा होता है, जो मैग्मा होता है, नीचे गर्म होता है, खूब खोलता हुआ जब वो निकलता है यहाँ से ऊपर, तो क्या होता है? वो लावा के रूप में फैल जाता है। क्यों? फिर वो ठंडा हो जाता है, कितना कठोर हो जाता है, काला काला डंबर के जैसा। क्यों? क्योंकि ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म है, ऊपर ठंडा है। सर्दियों के मौसम में जब नहाते होगे कभी कभी, जो समरसेबल का नीचे से पानी आता है वो क्या आता है? गर्म लगता है हमको, क्योंकि ऊपर तो टेम्परेचर माइनस में 1 2 चला जाता है सर्दियों में, या 4 है, 5 है, 8 है। और नीचे क्या है? नीचे पानी, जो टेम्परेचर नीचे तो गर्म है ना, तो वही पानी ऊपर आकर ठंडा लगता है। हाँ सॉरी, गर्म लगता है क्योंकि ऊपर ठंडा है। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर विस्तृत है। पृथ्वी का जो स्थलमंडल है वो संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर विस्तृत है, करेक्ट है। 71% पर वाटर है। इसके अंतर्गत पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, चट्टान तथा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ आती हैं।
आती हैं भाई, करेक्ट है। अब दो तो करेक्ट हो गए, अब सब में 1-1 है, पता ही नहीं चला क्या आंसर। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टानें कहलाते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टानें कहलाते हैं। करेक्ट हो गया, अभी तीसरा करेक्ट हो गया, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर, ना ही ये होगा, सही छांटना। अब इनमें से एक आंसर इसका होना चाहिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए ऊपर के 3 करेक्ट थे, यहाँ आकर ब्लंडर हो गया है, 2 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो इसका आंसर हम ये भी नहीं लगा सकते, 4 को एलिमिनेट करिए, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीस चट्टान ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनी है। बनी है क्या? और ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। संगमरमर चूना पत्थर के रूपांतरण से निर्मित सेल है। संगमरमर चूना पत्थर के रूपांतरण से निर्मित सेल है। अब जो संगमरमर है वो एक रूपांतरित सेल हो गई, और चूना पत्थर क्या हो गया? अवसादी सेल हो गया, याद रखिएगा। तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल है, चूना पत्थर अवसादी सेल है, तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट भी। क्वार्टजाइट डोलोमाइट के रूपांतरण से निर्मित सेल है। देखिए गलत है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, तो करिए एलिमिनेट। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो, क्योंकि सही छांटना है ना। तो जो क्वार्टजाइट है वो कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी है, और क्वार्टजाइट डोलोमाइट के रूपांतरण से निर्मित सेल नहीं है, तो ये गलत था। तो इसका क्या हो जाएगा? जो क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट कांग्लोमेरेट के रूपांतरण से बनी है। किसके रूपांतरण से? कांग्लोमेरेट के रूपांतरण से निर्मित सेल है, ना कि डोलोमाइट के रूपांतरण से। गलत है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर। डोलोमाइट के रूपांतरण से क्या है? संगमरमर बनती है। संगमरमर देखिए, या तो डोलोमाइट के रूपांतरण से आप बना सकते हो संगमरमर को, या फिर चूना पत्थर के रूपांतरण से बना सकते हो आपको। चूना पत्थर या चाकी, ये दोनों एक ही प्रकृति में आते हैं, तो याद रखिएगा इनको। तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो थर्ड से ही पूरा एलिमिनेट हो जाएगा ये। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें हैं? देखिए 3 प्रकार की चट्टानें अभी बताई थी, कौन कौन सी हैं वो 3 प्रकार की चट्टानें? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से कुछ सेलें बनेंगी, कुछ सेल अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनेंगी, कुछ सेल ऐसी होंगी जो रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से बनेंगी। जैसे ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनी नीस, अब नीस का भी रूपांतरण होकर एक नई सेल बन सकती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनने वाली सेल, उसको बोलेंगे जो नया प्रोडक्ट बनेगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें हैं? सरपेंटाइन तो है नहीं, क्योंकि यह बनी है ग्रेवो से। और ग्रेवो क्या है? ग्रेवो एक पहले से ही रूपांतरित सेल है, तो रूपांतरित सेलों के रूपांतरण से बनी है सरपेंटाइन। तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से ढूंढनी है ना हमको। संगमरमर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। संगमरमर किससे बनी है? चूना पत्थर से या डोलोमाइट से। चूना पत्थर से या चौक से या डोलोमाइट से बनी है, और जो संगमरमर है वो एक रूपांतरित चट्टान हो गई, और जो चूना पत्थर है जिससे ये बनी है वो हो गई अवसादी चट्टान। तो दूसरा तो है यहाँ पर। अब एम्फीबोलाइट या सिस्ट, एम्फीबोलाइट और सिस्ट जो है, एम्फीबोलाइट या सिस्ट, ये बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी है। और बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट तो एक आग्नेय चट्टान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊंचे उठे हुए स्थल जिनका ढाल तीव्र शिखर क्षेत्र संकुचित होता है और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, उन्हें पर्वत कहा जाता है। ये डेफिनेशन है, सीधे सीधे पूछा है स्टेटमेंट में, और डेफिनेशन है करेक्ट। अपलेशियन और अरावली प्राचीनतम पर्वत के उदाहरण है। अपलेशियन और अरावली, ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अपलेशियन और अरावली प्राचीनतम पर्वत के उदाहरण है। बताइए सही है गलत? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय, यूराल और रॉकी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। हिमालय, यूराल और रॉकी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण नहीं है, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। वलित या मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है। तो करिए थर्ड को एलिमिनेट और आगे बढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। तो अब ज्वालामुखी पर्वत की बात कर रहा है ना ये, तो ध्यान दीजिएगा। ज्वालामुखी पर्वत का कोई एग्जाम्पल बताइए। ज्वालामुखी पर्वत का कोई एग्जाम्पल है क्या? फ्यूजीयामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है क्या? कमेंट करके जरूर बताइए। फ्यूजीयामा जो है पर्वत, वो किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, या फिर ब्लॉक पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत है? क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, या अवशिष्ट पर्वत का? जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीसीएस के लिए।
जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो एंडीज़ बलित पर्वत का उदाहरण है, आल्प्स भी बलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय भी बलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा देखा जाए तो यूराल भी बलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, रॉकी भी बलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ सतपुड़ा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, क्योंकि सतपुड़ा हो गया और अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। कौन से पर्वत के उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा प्राचीनतम पर्वत नहीं है? प्राचीनतम पर्वत नहीं है। अपलेशियन एक प्राचीनतम पर्वत है, विंध्याचल प्राचीनतम पर्वत ना होकर एक अवशिष्ट पर्वत है, तो इसका उत्तर विंध्याचल हो गया। अरावली एक प्राचीनतम पर्वत है, पेनाइन एक प्राचीनतम पर्वत है। यहाँ उत्तर हो जाता है विंध्याचल, क्योंकि विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली देखिए प्राचीनतम भी है और अवशिष्ट भी है। विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो अरावली है वो प्राचीनतम पर्वत भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोटोपैक्सी पर्वत स्थित है, कहाँ पर है कोटोपैक्सी? इंपॉर्टेंट है ये। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, जापान में नहीं, इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी बहुत पूछते हैं, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। और फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें, 3 प्रकार की चट्टानें बताई थी, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान है, कांग्लोमेरेट जो है कैसी चट्टान है? कांग्लोमेरेट एक अवसादी चट्टान है। आग्नेय पूछा है ना यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये अवसादी चट्टान है कांग्लोमेरेट, अवसादी। और कौन कौन सी अवसादी चट्टानें? अवसादी चट्टानें के एग्जांपल बताइए जल्दी। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है, चौक एवं डोलोमाइट भी एक अवसादी चट्टान है, और कांग्लोमेरेट तो अवसादी चट्टान है ही है, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें हैं? रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें हैं, बताइए। स्लेट बनी है सेल से, सेल है एक अवसादी चट्टान, तो पहला हो गया गलत। फाइलाइट फाइलाइट बनी है स्लेट से, फाइलाइट बनी है स्लेट से। अब स्लेट किसका रूपांतरण? सेल का। सेल क्या है? अवसादी चट्टान है ना। देखिए इस तरह से चलते हैं, सेल से बना, सेल एक अवसादी चट्टान थी, इसका हुआ रूपांतरण, तो इससे बनी स्लेट। अब स्लेट चूंकि रूपांतरित है सेल से, अब इसका भी तो रूपांतरण हुआ ना, तो स्लेट के रूपांतरण से क्या बना? फाइलाइट। क्या बना? फाइलाइट। तो ये तो हो गई। अब सर्पेंटाइन बनी है ग्रेबो से। ग्रेबो एक पहले से ही रूपांतरित चट्टान है या सेल है, तो ग्रेबो जो पहले से ही रूपांतरित थी उससे बनी सर्पेंटाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी और डी नहीं होगा, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? उच्चतम पर्वत शिखर या चोटी और उनकी अवस्थिति है कहाँ पर? मैकिन्ले, माउंट मैकिन्ले बहुत पूछते हैं इसको, अलास्का में। मैकिन्ले अलास्का में करेक्ट है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 6,194 मीटर में। किलिमंजारो, देखिए ब्लंडर कर दिया यहाँ पर, केन्या में नहीं है किलिमंजारो, इंपॉर्टेंट है, ये तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। जिसको भी लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, वो यूट्यूब के प्लेबैक स्पीड में जाकर तेज़ कर सकता है, तो उसमें बहुत तेज़ जल्दी रिवाइज़ करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो। अगर जहाँ तेज़ बोलता हूँ उसको धीरे भी कर सकते हो आप, 1.25x या 1.5x में रिवीजन कर लीजिएगा। एल्ब्रुस रूस में करेक्ट है, और एंकाकागुआ जो है अर्जेंटीना में करेक्ट है। किलिमंजारो केन्या में नहीं है बल्कि तंजानिया में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लंबाई के अनुसार इन पर्वतों का सही क्रम बता दीजिए। लंबाई के अनुसार इन पर्वतों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे लंबा है एंडीज़, एक से कट गया है तो, सबसे लंबा है एंडीज़ से छोटा है रॉकी से छोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और सबसे कम लंबाई वाला है इनमें हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? इनमें से वैसे तो सबको पता होगा, माउंट एवरेस्ट 8,848, नेपाल तिब्बत एशिया में। अब इनमें बताना है सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, मैकिन्ले होगी, विंसप मैसिफ होगी, या फिर कोसिडस्को या किलिमंजारो। देखिए किलिमंजारो है कहाँ, अभी बताया था तंजानिया में है। कोसिडस्को कहाँ पर है? न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की, और मैकिन्ले कहाँ पर अभी बताया था? अलास्का अमेरिका। तो सबसे ऊंची कौन सी है इसमें? यही है मैकिन्ले, 6,194 मीटर, 6,194 मीटर। और विंसन मैसिफ 4,892,
विंसन मैसिव 4892 मीटर में है, ये ध्यान दीजिएगा। कोसिडस्को 2228, कोसिडस्को है 2228, 2228। और क्लिमंजारो जो है वो कितनी है, 5895। क्लिमंजारो है 5895। देखा जाए तो सबसे बड़ी यहाँ पर मैकिले है, उससे छोटी है क्लिमंजारो, और उससे छोटी कौन सी है, विंसन मैसिव, और सबसे छोटी है कोसिडस्को। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्कलैंड घास का मैदान अवस्थित है, कहाँ पर है पार्कलैंड? देखिए अफ्रीका में तो सवाना है और अफ्रीका में पार्कलैंड भी है, ध्यान दीजिएगा। दो घास के मैदान एक जगह हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या है, यहाँ पर भी है ना कुछ प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका में क्या है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। और ये ऑप्शन क्लिमंजारो का आ गया जो निरर्थक है, किसी काम का नहीं, यहाँ पर घास के मैदान पूछे हैं। चलिए, तो यह है कुछ घास के मैदान इंपॉर्टेंट है, एक बार में इनको याद कर लीजिए। तो सवाना कहाँ पर है, सवाना अफ्रीका में है, बहुत पूछते हैं इसको। लानोस कहाँ पर है, वेनेजुएला और कोलंबिया में। कभी कभी कहीं कहीं पर इसको लानोस भी लिखा है, कहीं पर इसको लानोजा भी लिखा है, तो एक ही मानना उसको। पार्कलैंड जो है वो अफ्रीका में, अफ्रीका में सवाना हो गया, पार्कलैंड हो गया। कैंपोज, कैंपोज कहाँ पर है, ब्राज़ील में। प्रेरीज कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। पेम्पास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी कहाँ पर है, यूरोप में या यूरेशिया में। और बेल्ट कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुछ क्या है ये, ब्लैंक ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, 3 ब्लैंक है, भरना है इसमें। या तो घास का मैदान आएगा, पठार आएगा, पर्वत आएगा, या फिर पर्वत शिखर या चोटी आएगी। यह धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, इनमें से किसी एक की बात हो रही है, जिनका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। विश्व का सबसे ऊंचा डैश तिब्बत का डैश है। उम्मीद है पढ़ के बात समझ में आ गई होगी। विश्व का सबसे ऊंचा डैश तिब्बत का डैश है, इसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। यह अंतः पर्वतीय डैश है, इसे विश्व की छत कहते हैं। तो डैश में क्या आएगा, डैश में आएगा पठार। क्या आएगा, पठार। तो क्या हो जाएगा ये, यह धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं जिनका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, इसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। यह अंतः पर्वतीय पठार है, इसे विश्व की छत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा है? नूबियन, कालाहारी, तकला मकान और गोबी। गोबी कहाँ पर है, चीन में है। तकला मकान कहाँ पर है, गोबी जो है मध्य एशिया में, तकला मकान चीन में है। और कालाहारी कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। और नूबियन कहाँ पर है, नूबियन उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका में ही है नूबियन। नूबियन कालाहारी दोनों अफ्रीका में है, कोई दक्षिण अफ्रीका में, कोई उत्तरी अफ्रीका में। तो फिलहाल बात हो रही है यहाँ पर क्षेत्रफल की, एरिया सबसे बड़ा किसका होगा इनमें, गोभी का। गोभी का एरिया सबसे बड़ा है, कितना है, 13 लाख। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और गोभी से छोटा किसका, कालाहारी का। और कालाहारी से छोटा किसका होगा, तकले मकान का। तकले मकान से छोटा नूबियन का। और सबसे छोटा किसका है, थार का। अगर पूछा जाए ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन सहारा यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो सहारा के बाद गोभी है। अगर आए पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी के हिसाब से कौन सा है, तो उसका उत्तर थार है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा भारत का थार। तो ये हैं कुछ मरुस्थल विश्व के, और कहाँ पर हैं, किस देश में स्थित हैं, और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में इनका लिखा है। तो सबसे ज़्यादा है सहारा का। सहारा कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका में है, 46 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है गोभी। गोभी कहाँ पर है, मध्य एशिया में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद कौन लगाओगे, किसका है इसके बाद, इसके बाद है तकला मकान। इसके बाद है, इसके बाद है कालाहारी। इसके बाद है कालाहारी तीसरे नंबर पे, कितना है, 9,30,000। फिर तकला मकान है चौथे पे। तकला मकान चीन में है, 217 उसका। और नूबियन जो है उत्तरी अफ्रीका में है, उसका 259 है। और थार का सबसे कम है, भारत के थार का कितना है, 2 लाख है, 2 लाख। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थे ये मरुस्थल विश्व के किस किस देश में स्थित है। अलग अलग प्रश्न इससे बन सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है एरिया वाइज। तो वो ट्रेंड थोड़ा टफ हो रहा है ना, पुराना जैसे पूछते थे सबसे बड़ा सहारा, सभी को पता, बच्चे बच्चे को छठी से पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका में भी थोड़ा इसको टफ करेगा, तो उत्तरी अफ्रीका में है। कितना है इसका, 46 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद याद रखिए गोभी का है। तो 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, इनका रिवीजन कर लेना। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोशिश है एक एक पॉइंट पकड़ने की हर सब्जेक्ट के, ताकि प्रश्न गलत ना हो। और बाकी 30 से 32 प्रश्न या 35 प्रश्न तक करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, उसकी भी तैयारी हर दिन करते रहिएगा। धन्यवाद।